यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सी टेट का 2021 का ऑनलाइन पेपर जो कि दिसंबर में हुआ था। तो इसमें आज इस वीडियो में हम सबसे पहले जो चाइल्ड पेडागोजी होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये आपको इस साल के सी टेट में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। आप इसे शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बच्चों के संदर्भ में विकास में शामिल है। विकास मतलब डेवलपमेंट में क्या क्या शामिल होता है। तो पहला ऑप्शन कहता है केवल गुणात्मक परिवर्तन यानी क्वालिटेटिव चेंज, और दूसरा कहता है मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव चेंज, और तीसरा कहता है गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन दोनों, और लास्ट कहता है कि ना तो गुणात्मक परिवर्तन ना तो मात्रात्मक परिवर्तन। तो डेवलपमेंट में इसका सही आंसर होगा, हमें गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन दोनों को देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें अगर हम गुणात्मक की बात करें बुद्धि का विकास होता है और मात्रात्मक बोले तो शरीर का विकास होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फाइन मोटर स्किल्स के उपयोग का एक उदाहरण है। तो फाइन मोटर स्किल्स में क्या होता है, जैसे मोटर स्किल्स होती हैं कूदना, दौड़ना, तैराकी, लेखन, ये सब मोटर स्किल्स होते हैं। पर फाइन मोटर स्किल्स में का यहाँ पे जो उदाहरण होगा वो होगा लेखन, क्योंकि जो बहुत ही बारीक मोटर स्किल है जो नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होती है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास में संवेदनशील अवधि का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन सा करता है, किसी व्यक्ति में विशेष क्षमताओं के उभरने के लिए सर्वोत्तम अवधि, और गर्भाधारण से जन्म तक के विकास की अवधि, बाल्यावस्था से प्रारंभिक वयस्कता में संक्रमण के विकास की अवधि, किसी व्यक्ति में अचानक होने वाले हार्मोनल परिवर्तन की विकास अवधि। तो ए और सी लग रहा है इसका आंसर। सी में कह रहा है बाल्यावस्था से प्रारंभिक वयस्कता में संक्रमण विकास की अवधि, पर देखें तो सबसे सही सटीक आंसर ए है। किसी व्यक्ति में विशेष क्षमताओं के उभरने के लिए जो सर्वोत्तम अवधि होती है उसे हम संवेदनशील अवधि कहते हैं। और सहकर्मी समूह की बात करें जिसे कहते हैं पीयर ग्रुप। तो पीयर ग्रुप क्या करता है यहाँ पे, बाल्यावस्था के माध्यमिक समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और क्या कहते हैं, दूसरे कह रहे हैं बच्चों के समाजीकरण में कोई भूमिका नहीं निभाता, गलत बात है। बच्चों के समाजीकरण में छोटी लेकिन महत्वहीन भूमिका है, ये भी गलत है। द्वितीयक सामाजिक घटक नहीं है, द्वितीय सामाजिक घटक है। और बाल्यावस्था के माध्यमिक समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं यहाँ पे पेयर ग्रुप। और अगर बात करें, अगला है कोलबर्ग के नैतिक विकास, मतलब गार्डनर का बुद्धि तंत्र सिद्धांत, ये सारी चीज़ें आती रहती है। तो कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत अर्क है यहाँ पे कि प्रारंभिक चरण का एक उपचरण है। तो इसमें इसका क्या चरण है, तो ये इसको हम कर देंगे, हमने पढ़ा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक सरोकार और विवेक। और अगला क्वेश्चन जो है वो है समायोजन से रिलेटेड, जिसे कहते हैं एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट का दे रखा है, एडजस्टमेंट होता है जब, एडजस्टमेंट कब होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है बच्चे अपने अनुभवों को मौजूदा योजनाओं में अनुकूलित कर बदलते हैं। अनुभव को यहाँ पे एक्सपीरियंस को क्या कर योजनाओं में अनुकूलित कर बदलते हैं, थोड़ा ठीक लग रहा है पर उतना सही नहीं है। बच्चे अनुभवों को समझने के लिए अपनी योजनाओं को संशोधित करते हैं। बच्चे अपनी योजनाओं को अलग अलग टुकड़ियों में तोड़ देते हैं। बच्चे मूर्त अनुभव के बजाय अमूर्त चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो नहीं है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बी आंसर सबसे सटीक और सही है, क्योंकि बच्चे नए अनुभवों को समझने के लिए क्या करते हैं, अपनी योजनाओं को संशोधित करेंगे, और अपनी योजनाओं को संशोधित करेंगे तभी इन्वायरमेंट से एडजस्ट कर पाएंगे। तो एडजस्टमेंट क्या है, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से एकदम एडजस्ट होना ही एडजस्टमेंट कहलाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूल दिखाए जाते हैं, जिनमें से 4 लाल 12 नीले हैं। जब 5 वर्षीय बच्चे से पूछा जाता है क्या नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक है, तो बच्चे की उत्तर देने की संभावना है कि नीले फूल अधिक हैं। अब यहाँ पे जीन पियाजे का सिद्धांत आया है के अनुसार इसका कारण है कि बच्चा अब निपुण हो गया है। किस चीज़ में निपुण हो गया, अगर बच्चे इस तरीके से आंसर दे पाता है। तो पहला ऑप्शन कहता है कि श्रृंखलाबद्धता में, और दूसरा है श्रेणीबद्ध वर्गीकरण में, या तीसरा है सकर्मक अनुमान, और चौथा है प्रस्तावक विचार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रेणीबद्ध वर्गीकरण में बच्चा एक्सपर्ट हो गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, एक शिक्षक साथियों की पारस्परिक विचार विमर्श एवं फील्डिंग के माध्यम से छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुविधा प्रदान करता है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आधारित है।
तो इसको आपको ये सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे और यही सिद्धांत पूछे जाते हैं, जैसे कोलबर्ग के विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, लेवाइस्की का सामाजिक संस्कृति सिद्धांत और हार्वर्ड माली का बहुबुद्धि तंत्र वाला सिद्धांत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेवाइस्की का सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। और यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्य चर्चा के लक्ष्य पर जोर दिया जाता है। पाठ्य चर्चा आई यहाँ पे। पाठ्य चर्चा और पाठ्यक्रम दो चीज़ें होती हैं। पाठ्यक्रम में ओवरऑल चीज़ें आती हैं जिसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आती हैं, सारी चीज़ें आती हैं। जो पाठ्य चर्चा होती है केवल सिलेबस पे बेस्ड होती है कि सिलेबस में जो पढ़ा रहा है टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है। तो पाठ्य चर्चा के लक्ष्य पर जोर दिया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में किस पे जोर दिया जाए, रटन और स्मरण पर। एक ऑप्शन रटना आ गया तो एकदम गलत कर देंगे आप। प्राधिकरण के अनुरूप, ये भी एकदम गलत। आलोचनात्मक चिंतन और स्मरण और अभ्यास, ये थोड़ा ठीक लग रहे हैं पर इसको नेगेटिव मत समझिए। आलोचनात्मक चिंतन, इसका जो सही आंसर होगा आलोचनात्मक चिंतन ही होगा, क्योंकि इसमें बच्चा चिंतन करता है, मतलब जो भी कोई फैक्ट है उसके पीछे तर्क ढूंढने लगता है, विचार प्रस्तुत करना पड़ता है। ऐसे में आलोचनात्मक चिंतन की यहाँ पे बात की जाती है, तो इसका सही आंसर यही है। अब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट आ गया है, वो है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के अनुसार कौन जटिल आंतरिक भावनाओं में भेदभाव करने और अपने स्वयं के व्यवहार को निर्देशित करने और उसका उपयोग करने की क्षमता को संदर्भित करता है, मतलब खुद को जानना है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है उसमें मनुष्य खुद को जा रहा है, अपनी आंतरिक फीलिंग्स को जान रहा है, इनर फीलिंग्स को जान रहा है, वो किसके में आती हैं। क्या वो आप देखो ये दो तो नहीं होंगे, आपको समझ में आ गया। क्या वो अंतर व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता है या अंतरा व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, इंटर और इंट्रा की बात कर रहे हैं तो अगर किसी दूसरे की बात की जाती तो वो इंटर होता है, पर अगर खुद के बारे में पूछा जाता है तो आता है इंट्रा के अंतर्गत। तो ये अंतरा व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता हो जाएगा। इसको हम इंग्लिश में करके भी देख सकते हैं। ये देखिए इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल आ जाएगा। इंटरपर्सनल होता है कि कोई इंसान दूसरे इंसान को ज़्यादा अच्छा समझ पा रहा है, तो वो आता है इंटर के उसमें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहलाता है अभिकथन एक है कक्षा में एक प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और दूसरा कहता है भाषा के विकास के अनुकूल वातावरण की सार्थक भूमिका होती है। भाषा के विकास में अनुकूल वातावरण की सार्थक भूमिका होती है। तो दोनों क्वेश्चन ये हमने पढ़े और इसमें दोनों सही व्याख्या करता है और सही वो है, सही लग रहा है हमें। और ये अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। शब्द डैश जैविक अंतर को संदर्भित करता है, जबकि डैश उन लक्षणों और व्यवहारों को संदर्भित करता है जिन्हें एक विशेष संस्कृति पुरुष या महिला के लिए उपयोगी मानी जाती हैं। देखो अब जैविक अंतर, बायोलॉजिकल अंतर को क्या वो कर सकता है। बायोलॉजिकल अंतर के लिए लिंग होगा, जेंडर होगा और लिंग भेद होगा। तो जैविक अंतर के लिए हमें पता है कि लिंगी होगा, ये जैविक अंतर को दर्शा रहा है। और इसके लिए क्या कहते हैं, हमें लिंग भेद तो नहीं होगा, लिंगी होगा। जैविक अंतर बायोलॉजिकल अंतर यही है, लिंग में ही है। जेंडर में थोड़ी ना बायोलॉजिकल अंतर होता है। और जबकि उन लक्षणों को व्यवहारित करता है जो सामाजिक, तो वो जेंडर होगा यहाँ पे। ये इसकी डेफिनेशन भी है। जेंडर उन लक्षणों और व्यवहारों को संदर्भित करता है जिससे एक विशेष संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो लिंग है उसको वो बायोलॉजिकल है, और जबकि जेंडर कार्यों और संस्कृतियों और व्यवहार के अनुसार वो कर रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहुसांस्कृतिक कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त होगा। ये क्वेश्चन है। तो क्या कहते हैं बहुसांस्कृतिक के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, हम सबसे अच्छे को शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और छात्रों को उस भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिसमें बोलने में सहज हो। ये सबसे अच्छा आंसर दिख रहा है यहाँ पर, और बाकी तो उतना सही नहीं है। दंडित करना, शिक्षक को छात्रों को दंडित करना चाहिए, एक तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। मूल्यांकन स्कूल निर्देशित, ये भी एकदम गलत है। स्कूल को केवल आ गया तो केवल तो आपको जाना ही नहीं है केवल के साथ। मूल्यांकन के मानवीकृत जो परीक्षण होते हैं क्या करते हैं, 14 की बात करें, 14 क्वेश्चन की, छात्रों के भिन्न चिंतन को बढ़ावा देते हैं और मूल्यांकन की कठोर संरचना पर आधारित है। हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल्यांकन की मानवीकृत परीक्षण का कठोर संरचना पर आधारित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिगम के आकलन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त है।
अधिगम कितना सीखा गया है उसके लिए सबसे उपयुक्त क्या है। और ये देखो, केवल एक बार में परीक्षा, ये सही नहीं है, ये गलत है। मानवीकृत परीक्षण, ये भी गलत है। केवल स्मरण पर आधारित प्रश्नोत्तरी, ये भी गलत है। बच्चों की वैचारिक प्रगति का नियमित जो दस्तावेज है वो सबसे सही है कि उन्होंने कितनी लर्निंग की है। हमें रटना कोई लर्निंग नहीं होती है, मतलब चीज़ों को समझना और कितनी विचारों में कितनी प्रकृति हुई है वो लर्निंग कहलाती है। एक शिक्षक अक्सर अपने छात्रों को उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए प्रोत्साहित करता है जिसका उपयोग उन्होंने गणितीय समस्या को हल करने में किया था। अधिगम प्रक्रिया में यहाँ रणनीति पहले के कह रहे अर्थहीन है, ये तो गलत हो जाएगा। अर्थहीन तो है नहीं, इसका उपयोग शायद ही कभी किया जाना चाहिए, ये भी गलत है। यह सीखने की गति को बाधित कर सकती है, ये भी गलत है। पॉजिटिव पूछा और सारे तीनों आंसर नेगेटिव है, तो हम यही देखो चौथा का आंसर क्या कह रहे हैं, कौशल विकास में सहायता करती है, ये पॉजिटिव है। देखिए यहाँ पॉजिटिव पूछा है तो हमें पॉजिटिव ही आंसर देना है, तो ये इसका आंसर हम वैसे भी निकाल सकते हैं कि ये सही होगा। और अगले क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा डैश के साथ छात्रों के लिए अधिगम के उचित मापदंडों को बनाए रखती है। तो क्या करती है, प्रतिभा, संलीनता, अधिकार विकार और बौद्धिक चुनौती। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगी चारों चीज़ें। और अगले क्वेश्चन, वह स्थिति जिसमें बच्चा पढ़ते समय, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, वह स्थिति जिसमें बच्चा पढ़ते समय अक्षरों और शब्दों को बार बार प्रतिस्थापित करता है, उलट देता है, उसे क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, पढ़ने में बच्चे को काफ़ी ज़्यादा कठिनाई हो रही है, तो क्या कहते हैं, इसका जो आंसर होगा वो होता है हमारा डिसलेक्सिया। पढ़ने में अगर परेशानी महसूस करते हैं तो उसे डिसलेक्सिया कहा जाता है। और अगले क्वेश्चन की ओर, बिंदु अपने प्रोजेक्ट के लिए बहुत उत्साहित है, वह मूल और भिन्न समाधानों के साथ प्रोजेक्ट प्रस्तुत करती है, ये विशेषता है। आत्मकेंद्रित, रचनात्मकता, बाहरी प्रेरणा, संज्ञात्मक विलंबन। तो यहाँ पे वो भिन्न भिन्न चीज़ें प्रस्तुत कर रही हैं, भिन्न भिन्न समाधानों के साथ प्रोजेक्ट में प्रस्तुत कर रही है, ये चीज़ उसकी क्रिएटिविटी, रचनात्मकता को दिखाता है। और जहाँ पे भी आपको क्रिएटिविटी, रचनात्मकता ऑप्शन में दिखे तो वो सही आंसर होगा एकदम। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उन छात्रों के लिए उपयुक्त है जो आंशिक रूप से दृष्टिहीन है। अब हमें दृष्टिहीन छात्रों के लिए देखना है, तो पहला कह रखा है बड़े प्रिंट की किताबें, बड़े प्रिंट की किताबें हो सकता है। और फिर है त्रिआयामी तरीके के चार्ट हो सकता है। और छोटे प्रिंट की वर्कशीट, इनका क्या काम है, उनको तो मतलब बच्चे आंशिक रूप से दृष्टिहीन है, बहुत कम दिखता है, मतलब आंशिक रूप से, तो छोटे प्रिंट की वर्कशीट तो उनके लिए काम है। सॉफ्टवेयर जो टेक्स्ट को संवाद में बदलते हैं, तो बहुत सही है, तो इसका आंसर होना चाहिए जिसमें आएंगे 1, 2 और 4, 1, 2, 4 बी में आते हैं, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कक्षा में बच्चों के अधिगम में सहायता के लिए निम्नलिखित में कौन सी एक प्रभावी रणनीति नहीं है। प्रभावी रणनीति, लर्निंग के लिए कौन सी प्रभावी रणनीति नहीं है। तो अवधारणा मानचित्र विकसित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, नहीं पूछा गया। छात्रों की स्मृति, विज्ञान और चेकिंग का उपयोग सिखाना, छात्रों से प्रश्न हल करने को निष्क्रिय रूप से कॉपी करने को कहना, बच्चों को साथियों के साथ बैठने और सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो प्रभावी रणनीति कौन सी नहीं है कि हम निष्क्रिय रूप से कह रहे हैं कि जो मैंने लिखा दिया, जो मैंने पढ़ा दिया, बस कॉपी में उतार दो, तो इससे लर्निंग नहीं हो पाती है, बस बच्चे लिख रहे हैं, कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। जबकि और चीज़ों से, जैसे कि साथियों के साथ बैठ रहे हैं तो उससे सीखेंगे, और अवधारणा मानचित्र विकसित कर रहे हैं तो उससे भी सीखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न प्रतीकात्मक ज्ञान से संबंधित है। प्रतिक्रियात्मक ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें तो ये हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 3 अंकों की संख्या को जोड़ने की विधि, बाकी तो नहीं आएंगे प्रतिक्रियात्मक ज्ञान से, ये सही आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि शिक्षा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, क्या कहते हैं, अब हम देखेंगे। इसमें प्रयोग और अभ्यास पर ध्यान केंद्रित किया जाए, पूछताछ संचालित और खोज उन्मुख, खोज यहाँ पे काफ़ी अच्छा वर्ड आया है, और पूछताछ भी, इंक्वायरी की जा रही है, बच्चे रिसर्च कर रहे हैं। और पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित एकदम गलत, परीक्षा के लिए अधिगम की ओर उन्मुख एकदम गलत, और इन दोनों में लग रहा है। पर सही आंसर ये है, क्योंकि बच्चे नन्हे साइंटिस्ट कहा जाता है, उनकी संज्ञा दी गई है, तो इंक्वायरी कर सकें और कुछ खोज कर सकें, तो यही इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तथ्यों को याद करना, ये तो गलत हो जाएगा। इसमें केवल मानवीकृत पेपर पेंसिल, ये भी गलत। अधिगम के लिए छात्र को शिक्षण की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, गलत। अधिगम प्रक्रिया जो बच्चों को स्कूल से जानकारी में रखती है, हाँ बी आंसर सही लग रहा है, 24 का बी होगा। अगला क्वेश्चन है 25वां, समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या का प्रतिनिधित्व करने के दौरान एक विधि पर रुक जाना कहलाता है। अब यहाँ पे एक विधि पर रुक जाना कह रहा है, क्रियात्मक स्थिरता, प्रतिक्रिया संग्रह, अनुरूप चिंतन, अर्थ अंत विश्लेषण, ये काफ़ी वो है, तो इसका ये हो जाएगा प्रतिक्रिया संग्रह। और अगला क्वेश्चन है, कक्षा में छात्र छोटे समूह में एक परियोजना पर काम कर रहे हैं और शिक्षक प्रत्येक समूह की सुविधा प्रदान करता है। कक्षा में किस उपागम का अनुसरण किया जा रहा है? तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कक्षा में छोटे समूह में परियोजना में काम किया जा रहा है और प्रत्येक की सुविधा प्रदान की जा रही है, और किस उपागम का अनुसरण किया जा रहा है यहाँ पे, व्यवहारवादी, रचनावादी, मनोविश्लेषक या वर्णनात्मक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिएटिव, रचनावादी। समस्या समाधान की रणनीति में कोई व्यक्ति लक्ष्य को आरंभ करता है और समाधान निकालने के लिए क्रमिक रूप से पीछे हटता है। तो इसे कहते हैं, यहाँ पे इसका हमें डेफिनेशन याद होनी चाहिए, तो इसे कहते हैं पूर्ण रणनीति पर क्या करना। जब बच्चे गलतियाँ करते हैं तो उन्हें कक्षा में महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, तो गलत बात है। उन्हें तब तक कार्य को दोहराते रहने के लिए कहना चाहिए तब तक वो त्रुटि ना छोड़ दें, ये भी मतलब ठीक लग रहा है पर उतना सही नहीं है, क्योंकि बच्चे लगातार त्रुटि करते रह रहे हैं, हमें उन्हें बताना भी तो पड़ेगा और त्रुटि को कैसे सुधार सकते हैं। हम लगातार उनको कार्य करने के लिए क्यों कहेंगे। उन्हें कक्षा के एक खंड में स्थानांतरित कर देना चाहिए, गलत। बच्चे की सोच के बारे में समझ प्राप्त करने के लिए शिक्षक को बच्चे के साथ चर्चा करनी चाहिए, आखिर वो त्रुटि कर क्यों रहा है, ताकि उसकी समस्या का समाधान किया जा सके। एक शिक्षक अपने छात्रों को सिखाने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित रखने के लिए कैसे प्रोत्साहित करता है। हमें मोटिवेशन की बात कर रही है, आंतरिक रूप से मोटिवेट करना है, तो चिंता और भय से प्रेरित करके, ये तो बहुत गलत बात है। ऐसे प्रतियोगिता परीक्षा देकर नहीं है, और टॉफ़ी जैसे मूर्त पुरस्कार देकर, ये भी आंतरिक इनर मोटिवेशन की बात करें। स्वयं के लिए व्यक्तिगत महारत लक्ष्य निर्धारित कर दे में उसका समर्थन करके, अगर वो कुछ खुद के लिए एक लक्ष्य बना देगा, एक एम बना देगा, तो उसको हमेशा ही एक इनर मोटिवेशन मिलते रहेगी। तो ये इसका सबसे सही आंसर है। और अपने स्वयं के सीखने की योजना बनाने, निगरानी करने, मूल्यांकन करने और संशोधित करने की एक छात्र की क्षमता को किस रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा मेटाकॉग्निशन, उसका सही आंसर हो जाएगा ये। तो दोस्तों ये थे CTET जो दिसंबर में पेपर हुआ था 2021 में, उसके क्या कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन। और आप वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो में क्या सुधार करना चाहिए ये बताइए, और पढ़ते रहिए, और थैंक यू।